अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन लर्निंग कर्व के एरिया पे हो रही थी। उसमें हमने लर्निंग रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लर्निंग रेट क्या है। जब प्रोडक्शन डबल की जाती है तो लेबर की लर्निंग की वजह से एवरेज टाइम पर यूनिट पिछली एवरेज का एक ख़ास परसेंटेज रह जाता है। वो जो ख़ास परसेंटेज है उसको लर्निंग रेट कहा जाता है, जिसका डाटा कल हमने शेयर किया था कि अगर प्रोडक्शन डबल 1 यूनिट से 2 यूनिट बनाओ, एवरेज टाइम पर यूनिट अगर 100 पर यूनिट से 90 पर यूनिट पे आ गया तो इसका मतलब लर्निंग रेट 90% है। मतलब एवरेज टाइम पर यूनिट पे बात होती है। 1 यूनिट बनाया 100 आवर्स लगे, एवरेज टाइम भी 100 है टोटल एंड एवरेज। 2 यूनिट बनाए, अगर टोटल टाइम 180 लगा तो एवरेज 90 है। लर्निंग रेट इस एवरेज की बात करती है, एवरेज टाइम पर यूनिट। प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पर यूनिट जितने परसेंट रह जाता है पिछली एवरेज का, वो लर्निंग रेट है। प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पिछली एवरेज का जितने परसेंट रह जाता है, वो लर्निंग रेट है। एवरेज टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ये 324, ये टोटल टाइम ये आ रहा है, ठीक है। तो लर्निंग रेट एवरेज टाइम की बात करते हैं और ये फार्मूला भी एवरेज टाइम का है। एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन यू प्रोड्यूस x यूनिट्स, टाइम टेकन बाय द फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज लर्निंग इंडेक्स विच इज लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2। ठीक है जी, ये सारी कहानी थी। इसको लेके हमने इलस्ट्रेशन एक्टिविटी 1 पे बात शुरू की थी। एक्टिविटी 1 में मैंने आपको बताया था कि लर्निंग कर्व की मदद से हम लेबर कॉस्ट या लेबर का टाइम मेजर करना सीखते हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए, कि इस प्रोडक्शन पे कितना टाइम लगेगा अगर लर्निंग कर्व अप्लाई होने जा रही है। उसमें हमने 2 सिनेरियोज कल डिस्कस कर लिए थे। एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया था कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फर्स्ट लॉट की, जब हम फर्स्ट लॉट, जैसे कल हमने एक्टिविटी 1 की थी, उसमें हमें कहा गया था भी हमने नई प्रोडक्ट शुरू की है, उसमें हमें एक कस्टमर आया जिसने 10 यूनिट्स का ऑर्डर किया, तो वो यूनिट से फर्स्ट से 10th तक, तो फर्स्ट से 10th तक का हमने लेबर टाइम जब निकालना था तो हमने फार्मूला क्या यूज़ किया था। मैं अगर इस डाटा को लेकर चलूँ, पहले यूनिट पे लग रहे थे 300 घंटे, हमें 10 यूनिट्स का एवरेज टाइम लेना था। लर्निंग इंडेक्स इसका कितना था? 322। ये एवरेज टाइम पर यूनिट आया था जब हम 10 यूनिट बनाएंगे, इसको 10 से ज़रब दे लें तो 10 यूनिट्स का टाइम आ गया। ये था केस फर्स्ट लॉट का जो हमने एक्टिविटी 1 में पहले पार्ट में डील किया था। मैं एक्टिविटी 1 भी चले सामने ले आता हूँ क्योंकि हमने उसके पार्ट 3 को भी हमने देखना है। पार्ट 2 हमने कल डिस्कस कर लिया था, 3 हमने देखना है अभी। ठीक है जी, तो हम इससे पहले पूछा गया था जी पहले 10 यूनिट्स का हिसाब बताइए, तो मैं पहले यूनिट की सिर्फ पहले 10 की सिर्फ लेबर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, मटीरियल ओवरहेड को छोड़ दो, वो सिंपल केस है, हमारा फोकस लेबर पे है। फिर इसने पार्ट बी में कहा था भाई अगले 15 यूनिट्स आ गए, तो इससे हमारी जो नेक्स्ट लर्निंग थी इस एरिया की, दैट इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन, सब्सिक्वेंट लॉट कह लें चले इसको हम। अब जिन यूनिट्स की हमें कॉस्ट मेजर करने को कहा जा रहा है वो पहली लॉट नहीं है, उससे पहले भी हम कुछ बना चुके हैं। जब आप उनसे पहले भी कुछ बना चुके हैं तो आपको देखना है ये कौन से यूनिट्स हैं जिनकी बात हो रही है। तो ये 11th से 25th यूनिट तक ये 15 यूनिट्स इनकी बात की जा रही है। जो 10 यूनिट्स की बात थी, ये 15 यूनिट्स की बात है ये, लेकिन ये 10 यूनिट से 1 से 10 तक, 1 से 10 तक तो कहानी आसान थी, लेकिन जो 11 से 15 जो सब्सिक्वेंट लॉट है इसकी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं टोटल टाइम फॉर द अप टू द लास्ट यूनिट, टोटल टाइम अप टू द लास्ट यूनिट्स, और इसमें से लेस कर देते हैं प्रीवियस प्रोडक्शन का टाइम। मतलब हमने इसमें क्या किया था, हमने लिया था टोटल टाइम फॉर 25 यूनिट्स और इसमें से लेस कर दिया था टोटल टाइम फॉर 10 यूनिट्स। तो ये हमें 11 से 25 का टाइम आ गया था। ये बात हम कल हमने सीख ली, और जिस तरह हमने टोटल टाइम फॉर 10 यूनिट्स निकाला था ना, ये टोटल टाइम फॉर 10 यूनिट्स है, ये टोटल टाइम फॉर 10 यूनिट्स है। इसी तरह हम टोटल टाइम फॉर 25 यूनिट्स की इक्वेशन यहां पे बनाते हैं, 300 इंटू 25
-0.322, ये 25 यूनिट का एवरेज टाइम इंटू 25, ये 25 यूनिट का टोटल टाइम, ये 10 यूनिट का टोटल टाइम, ये 25 यूनिट का टोटल टाइम। तो 25 यूनिट के टोटल टाइम में से 10 का टाइम निकाल दो तो ये 15 का टाइम बच गया। कौन से 15? 11 से 25 वाले, 11 से 25 वाले। जी कोई सवाल? ये कल तक की लर्निंग थी, मैंने आपको उसकी रिवीजन दी लर्निंग कर्व में। लर्निंग कर्व में भी एक दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हमारे रहते हैं, इंशाअल्लाह उनको हम आज कवर करेंगे मजीद एक्टिविटीज और इलस्ट्रेशन की मदद से। कोई सवाल? अच्छा जी, इस एक्टिविटी का पार्ट सी देखते हैं। अ कंपनी रिसीव्स अ सिंगल ऑर्डर ऑफ 50 यूनिट्स फ्रॉम अ थर्ड कस्टमर। अब ये तीसरा कस्टमर आ गया, मतलब पहले कस्टमर को 10 दे दिए, दूसरे को 15 दे दिए, तीसरा कस्टमर 50 यूनिट्स का आ गया। आफ्टर सप्लाइंग द सेम कंपोनेंट्स टू द प्रीवियस कस्टमर, व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर टू द कंपनी व्हाइल द इंजीनियरिंग डिवीजन हैज इन्फॉर्म्ड दैट लर्निंग कर्व इफेक्ट्स विल स्टॉप आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग 40 यूनिट्स। अच्छा, लर्निंग कर्व की ये भी याद रखिए कि लर्निंग कर्व फॉरएवर नहीं चलती रहती, एक हद तक लर्निंग होती है जिसके बाद आप परफेक्शन के करीब पहुंच जाते हो, फिर लर्निंग रुक जाती है। मजीद टाइम काम होना पॉसिबल नहीं रहता। जब आप परफेक्शन के करीब पहुंच चुके हो फिर मजीद एफिशिएंसी आप नहीं बढ़ा पाते। बेसिकली लर्निंग कैसे आ रही है? आप एफिशिएंट होते जा रहे हो, आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो। तो एक्सपर्ट होने की एक हद ही है ना, ये कॉन्टिन्यूस फॉरएवर प्रोसेस तो नहीं है कि जो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। एक हद तक ही आप सीख सकते हो, काम रुक जाता है। तो उसने कहा इंजीनियरिंग डिवीजन ने क्या है कि लर्निंग कर्व 40 यूनिट्स तक चलती है। ये थर्ड सिनेरियो आ गया हमारा लर्निंग कर्व का, जो कि एक रेगुलर टेस्ट होने वाला फीचर है। हमें सिनेरियो 1, A, B, C तीनों तरह की कैलकुलेशन पे कमांड रखनी है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आएंगे उनमें A, B, C तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, और ज़्यादा चांसेस यही है कि वो C वाला केस होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किल आ जाती है ना। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट तो वही, यहीं से शुरू होगी कि हमें जिन यूनिट्स की लेबर कॉस्ट निकालनी है, क्या वो हमारी फर्स्ट लॉट है या सब्सिक्वेंट लॉट है? तो सब्सिक्वेंट ही थर्ड है, लेकिन सब्सिक्वेंट का मतलब जिससे पहले कुछ बना चुके हैं, तो ये लॉट तो सब्सिक्वेंट ही है। तो इसकी कहानी हम शुरू करेंगे। भाई ये तो सब्सिक्वेंट लॉट है, ये मैं थॉट प्रोसेस है बेटा जो आपको बता रहा हूं, ये लिखना इस तरह जरूरी नहीं है, ठीक है? ये मैं सिर्फ आपको सोचने का अंदाज बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है ताकि आप सही ट्रैक पे चल सको। तो हमने सबसे पहले कहा भाई ये तो सब्सिक्वेंट लॉट है, और ये बात हो रही है 26 से लेके 75 तक, ये है 50 यूनिट्स। ये 50 यूनिट्स की हमें लेबर कॉस्ट निकालने को कहा गया। एग्रीड? हम इससे पहले 25 यूनिट बना चुके हैं। अच्छा, जब यहां पे एक दूसरा सवाल आता है, हमें जिन यूनिट्स की लेबर कॉस्ट निकालनी है, क्या इनमें थ्रू आउट लर्निंग कर्व चलती रहेगी या बीच में रुक जाएगी? रुक जाएगी। अच्छा, यहां पे अब लर्निंग पॉइंट क्या है? इफ लर्निंग कर्व स्टॉप्स, फिर हमें क्या करना है? हमें इस प्रोडक्शन के दो हिस्से कर देने हैं। हमें 50 यूनिट्स की टाइम लेना है, लेकिन 50 यूनिट के फिर हम दो हिस्से बना देंगे, इसके दो लॉट्स बना देंगे। एक लॉट अप टू लर्निंग कर्व, मतलब 26 से 40 तक, और दूसरी इससे आगे। टोटल 50 यूनिट की कॉस्ट करनी है हमने, लेकिन हमने कहा जी हमारे 50 यूनिट की जो टाइम है हम इसकी दो लॉट्स में निकालेंगे। टाइम आ जाएगा तो कॉस्ट निकल आएगी ना। हमने कहा जी हम 50 यूनिट का टाइम दो लॉट्स में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि लर्निंग कर्व रुक रही है। यहां पे लर्निंग कर्व इनके दरमियान रुक नहीं रही थी, हमने एक ही स्टेप में काम कर दिया। इधर लर्निंग कर्व रुक रही है, तो जब लर्निंग कर्व रुक रही हो, अप टू लर्निंग कर्व एक तरफ कर दो और बियॉन्ड लर्निंग कर्व दूसरी तरफ कर दो। मतलब ये हैं आपके 15 यूनिट्स और ये हैं कितने? 35 यूनिट्स। अच्छा जी, इसके लिए मैं बनाता हूं वर्किंग 1 और इसके लिए बनाता हूं वर्किंग 2। यहां से मेरे पास टोटल टाइम बन जाएगा, ये टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल लेबर आवर्स, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर रुपीस पर लेबर आवर से, तो मेरे पास बन जाएगी लेबर कॉस्ट। यूनिट्स। एग्रीड? मुझे 50 यूनिट की लेबर कॉस्ट चाहिए ना, तो मैंने कहा जी मैं 50 यूनिट्स का लेबर
आवर्स पहले निकालना चाहता हूं, लेकिन मैं वो लेबर आवर 50 यूनिट के दो हिस्सों में निकालूंगा, 15 का अलहदा, 35 का अलहदा। टोटल 50 का टाइम आ जाएगा, 50 के टाइम को रेट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। रेट तो मुझे गिवन है, ₹100 है ना, 100 पर लेबर आवर। जी जनाब, यहां तक कहानी समझ आ गई। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वर्किंग वन, ये बिल्कुल सेम यही है। 40 का टोटल टाइम माइनस 25 का टोटल टाइम। 40 के टाइम में से 25 का टाइम निकाल दोगे तो कितने का टाइम बचेगा? 15 का। बिल्कुल सेम अंदाज में जैसे हमने ये वर्किंग की है। वर्किंग वन में इसकी बनाऊंगा, मैं लूंगा पहले टोटल लेबर आवर्स फॉर 40 यूनिट्स, इसमें से मैं लेस कर दूंगा टोटल लेबर आवर्स फॉर 25 यूनिट्स। ये मेरी वर्किंग वन आ गई। 40 यूनिट्स का टोटल टाइम, टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट 300, 40 यूनिट्स बनाने हैं तो इनका एवरेज टाइम मल्टीप्लाइड विथ 40 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है जी? 40 यूनिट्स का टोटल टाइम 3659। अच्छा, 25 यूनिट का टोटल टाइम ये लिखा जी, 25 यूनिट्स का टोटल टाइम की वर्किंग ये मैंने बनाई हुई है। कितने जी? 2660। तो लीजिए बताइए 15 यूनिट का टाइम कितना बना है? 999। एक बार फिर कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं की हमने? 999 की फिगर मुझे बड़ी ऑड सी लगी, सुनी लग नहीं रही। ये क्या फिगर आती है, या ये फिगर राउंड ऑफ की हुई है दोनों? चलिए ठीक है, राउंडिंग ऑफ है तो छोड़ दीजिए 999, फ्रैक्शन का फर्क है तो छोड़ दीजिए। 26 से 40 तक जो यूनिट्स हैं उन पे टाइम लगेगा 999। एक्टिविटी 1, अगर आप इसके सारे पार्ट्स तीनों हिस्से कर लेते हैं तो लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट का 95% एस्पेक्ट्स आपके कवर हैं। लर्निंग कर्व का सिर्फ 5% का काम रह जाता है जो आगे रह जाएगा कवर होने वाला। एक्टिविटी 1 के आपको ABC तीनों पार्ट्स आ गए तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट तकरीबन आपका 95% क्लियर है। जी जनाब, 40 यूनिट्स तक बन गए, टाइम पता लग गया जी, 999 लग गया हमारे। अब इससे आगे चलना है। हमें बताया गया है लर्निंग कर्व 40 यूनिट्स तक चलनी है। इसका मतलब क्या है कि 40 यूनिट्स तक हर नए यूनिट के साथ टाइम पर यूनिट कम हो रहा है। लर्निंग कर्व चलने का मतलब क्या है? हर नए यूनिट के साथ टाइम पर यूनिट कम होता जा रहा है। और कहा गया है 40 के बाद लर्निंग कर्व नहीं चलेगी। इसका मतलब जो टाइम 40th यूनिट पे लगा वही टाइम 41st, 42nd, 75th तक लगना है। ठीक है, 40th यूनिट का टाइम जो निकलेगा उसने मल्टीप्लाई होना है 35 के साथ। वर्किंग नंबर 2 पे आओ जरा। वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 पे हमारी जो कहानी होगी, टाइम टेकन बाय 40th यूनिट मल्टीप्लाइड विद 35, ये है मेरा टोटल टाइम। 35 यूनिट का टाइम कैसे निकलेगा? 40वें यूनिट पर जो टाइम लगा अगले हर यूनिट पे वही टाइम लगना है, क्योंकि लर्निंग कर्व रुक गई। जो 40वें यूनिट पर टाइम लगा अगले 35 यूनिट पे सेम टाइम लगना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, लर्निंग कर्व रुकने वाली बात जो है। अब 40वें यूनिट पे कितना टाइम लगा, अब जरा ध्यान में रखिएगा। 40th यूनिट का टाइम बात कर रहा हूं, ये 40th यूनिट का टाइम नहीं है। ये क्या है? ये बेटा ये मुझे बताइए, ये फैक्टर क्या बता रहा है मुझे? एवरेज टाइम पर यूनिट। एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन यू प्रोड्यूस 40 यूनिट्स। ये 40th यूनिट का टाइम नहीं है। मुझे 40th 40वें यूनिट पे कितना टाइम लगा, एक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं एवरेज टाइम की बात नहीं कर रहा। ये फार्मूला मेरा एवरेज टाइम का है। ये एवरेज टाइम पर यूनिट जब मैं 40 यूनिट बनाऊं और इंटू 40 कर दो तो 40 यूनिट का टोटल टाइम आ गया। अब मुझे 40वें यूनिट का टाइम चाहिए, कैसे निकालें? कैन एनीवन थिंक ऑफ 40वें?
डबल करके 40 नहीं क्या आता, 8 दूनी 16 दूनी 32 64, 40 कहीं नहीं आया। 39 वाले से लेस कर देंगे, 39 से लेस कर देंगे, 39 पे टाइम लगा, फिर 1 यूनिट का डिफरेंस। एग्जैक्टली 40 के टोटल टाइम में से 39 का टोटल टाइम निकाल दो। 40 के टोटल टाइम में से 39 का टोटल टाइम लगा दो, तो क्या बचा 40वें का टाइम। 40 के टोटल टाइम में से 39 का टाइम निकालो, तो 40 का टोटल टाइम आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 3659। इसमें से माइनस करो 39 का टोटल टाइम, 300 इंटू 39 माइनस 0.322 इंटू 39, ये आपका 39 का टोटल टाइम आ गया। माइनस करोगे और जो बचेगा वो 40 का टोटल टाइम है, उसको 35 से मल्टीप्लाई करोगे। 40 के टोटल टाइम में से 39 का टोटल टाइम निकालो तो 40th यूनिट का टाइम आ गया। 40th यूनिट के टाइम को 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 यूनिट अगले 35 का टोटल टाइम आ गया। कितना है जी 2205। वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशन। लर्निंग कर्व 40 यूनिट्स पे रुकने का मतलब 40वें यूनिट का टाइम अगले हर यूनिट पे सेम रहेगा। 40वें यूनिट का टोटल टाइम, किसी एक यूनिट का टोटल टाइम निकालना कैसे है, उस यूनिट तक का टोटल टाइम ले लो, माइनस उससे पिछले यूनिट्स का टोटल टाइम माइनस कर दो। 40 यूनिट्स का टोटल टाइम लो, उसमें से 39 यूनिट का टोटल टाइम माइनस करो, तो 40वें यूनिट्स का एक यूनिट का टाइम आता है 2205। ठीक है जी, इसका सम कीजिए 3204 मल्टीप्लाई कीजिए 100 से 320400, ये है जी 50 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट। लर्निंग कर्व जहां रुकती है, आखिरी यूनिट का टाइम आप कैसे निकालेंगे, वर्किंग 2 में आपको बताया गया। आखिरी यूनिट का टाइम निकाल के उसके आगे जितने यूनिट्स बनने हैं सब पे सेम टाइम अप्लाई किया जाता है। अच्छा, एक्टिविटी 2 में इसी से रेलेवेंट कहा गया 25वें यूनिट का टाइम बताओ जरा। सेम केस में 25th यूनिट का टाइम जरा निकाल के दिखाओ मुझे। सेम सिनेरियो, 25th यूनिट का टाइम। और बेटा कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिए। जी 25th यूनिट का टाइम कैसे निकलेगा? 25 यूनिट्स का टोटल टाइम लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 24 यूनिट्स का टोटल टाइम। 25 यूनिट्स का टोटल टाइम ये पड़ा हुआ है। 24 यूनिट्स का टोटल टाइम का फार्मूला फैक्टर बन जाएगा आपका 300 इंटू 24 माइनस 0.322 इंटू 24। कितना बना टोटल टाइम 24 यूनिट्स का? 2587। तो डिफरेंस लीजिए इन दो वैल्यूज का 73 लीजिए जी, ये 25th यूनिट का टाइम। ये
बस चेक कर लीजिएगा, राउंडिंग ऑफ के स्टेप ना डाला हो, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। फैक्टर आपके सामने है, गलती है तो ठीक कर लीजिएगा। अगर ये 2192 आ रहा है, जो भी आ रहा है, फैक्टर्स आपके, फैक्टर तो ठीक लिखे हुए ना हमने, फैक्टर में तो गलती नहीं है, कैलकुलेशन में गलती है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। फैक्टर्स मैंने बोर्ड पे ठीक लिखे हैं, सॉल्व करने में अगर आपसे गलती हो रही है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा जी, मजीद लर्निंग कर्व पे कुछ एक्टिविटीज के लिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए जरा, एक्टिविटी 2। हमें अक्सर क्वेश्चन में लर्निंग कर्व रेट दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी लर्निंग रेट हमें खुद निकालने को कहा जाता है। तो लर्निंग रेट कैसे निकालना है उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी, एक्टिविटी 2। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट लर्निंग रेट। ABC provide the following data relating to production of a particular product alpha. यूनिट नंबर, टाइम स्पेंट ऑन दैट यूनिट। यूनिट नंबर 1 पे कितना टाइम लगा, यूनिट नंबर 2 पे कितना लगा, यूनिट नंबर 3 एंड 4 सो ऑन। हमसे कहा गया लर्निंग रेट बताओ। हमने लर्निंग रेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? व्हेन द प्रोडक्शन डबल्स, एवरेज टाइम पिछले एवरेज का कितना रहा, ऐसे ही है। उसके लिए मुझे इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 2 पे प्रोडक्शन डबल हो गया ना, तो मुझे 2 से 4 और 4 से 8 पे जाने की जरूरत कतई नहीं है। मैं 1 से 2 पे ही लर्निंग रेट निकाल सकता हूं। क्या लर्निंग रेट? लर्निंग रेट के लिए आपको चाहिए प्रोडक्शन और उसके साथ एवरेज टाइम पर यूनिट। प्रोडक्शन जब 1 है तो एवरेज टाइम पर यूनिट कितना है? 250। जब प्रोडक्शन 2 है तो एवरेज टाइम कितना है? बेटा एवरेज टाइम, दिमाग इस्तेमाल करना सीख लो, दिमाग इस्तेमाल करना सीख लो। क्यों नहीं करते दिमाग इस्तेमाल? क्या लिखा हुआ है? पहले यूनिट पे टाइम लगा 250, टाइम स्पेंट ऑन दूसरे यूनिट पे 150, तो 2 पे कितना लगा? 400 लगा ना, तो एवरेज क्या हुआ? 200। एवरेज टाइम पर यूनिट, पहले यूनिट पे लगा 250, दूसरे पे लगा 150, टोटल लगा 2 पे 400, और एवरेज टाइम पर यूनिट, जब 2 यूनिट्स बना रहे हो एवरेज टाइम पर यूनिट 200 है। हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाता है कि जब प्रोडक्शन डबल हुई मेरा टाइम पिछली एवरेज का कितना रह गया, निकालो जरा। मेरा लर्निंग रेट 80 है, सवाल मेरा ये खत्म हो जाता है। मुझसे उसने पूछा था लर्निंग रेट बताओ, तो मैंने प्रोडक्शन डबल होने पे एवरेज टाइम पिछली एवरेज का कितना रहा देख लिया, लेकिन मैंने एहतियातन मैं आपको प्रोडक्शन मजीद डबल करके वो भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, जरूरत नहीं है मुझे। अगर हम प्रोडक्शन 4 कर दें तो मेरा एवरेज टाइम कहां जाता है? चारों का सम करो, डिवाइड विद 4 कर दो, 4 यूनिट्स का टोटल टाइम डिवाइड विद 4, एवरेज टाइम 160। यही चीज आप यहां से भी स्टैब्लिश कर सकते हो। प्रोडक्शन डबल हो जाए तो एवरेज टाइम पिछली एवरेज का 80%। जरूरत नहीं है, हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। इतना लंबा डाटा उसने दिया, उसको कतन देखने की हमें जरूरत नहीं है। याद रखिएगा एवरेज टाइम पर यूनिट पे लर्निंग रेट मेजर होता है, टाइम पर यूनिट पे नहीं, एवरेज टाइम पर यूनिट पे। ये बार बार 1 2 3 4 6 दफा देखोगे, पढ़ोगे इसको, तभी बेटा ये चीजें जहन में बैठेंगी आपके। अदरवाइज ये एवरेज टाइम, टोटल टाइम, किसी खास यूनिट का टाइम, सारे मिक्सअप होते रहते हैं एंड यू फेल टू पिक द राइट वैल्यूज एंड यूज देम इन द राइट फार्मूला। लर्निंग रेट कैसे निकाला जाता है? एक्टिविटी 3 एक क्या है जी, इसमें अज्यूमिंग 80% लर्निंग कर्व, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम टू बी टेकन फॉर द 16 यूनिट्स। 16th यूनिट्स का टाइम, छोटा सा सवाल है, सॉल्व कीजिए जरा। पढ़िए एक्टिविटी 3 को और मुझे 16th यूनिट का टाइम बताइए क्या है।
16th यूनिट का टोटल टाइम निकालने का तरीका क्या है? 16th यूनिट का टाइम निकालने का तरीका 16 यूनिट्स का टोटल टाइम में से 15 यूनिट्स का टोटल टाइम निकाल दो तो 16वें यूनिट का टाइम आ जाएगा। 16 यूनिट्स के टोटल टाइम में से 15 यूनिट्स का टोटल टाइम निकाल दो तो 16वें यूनिट्स का टाइम आ जाएगा। 80% का लर्निंग इंडेक्स क्या होता है? 0.322। जी 16th यूनिट का टाइम क्या है? 15 आवर्स। ये है जी सारा फैक्टर जिसकी मदद से 16th यूनिट का टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, पास्ट पेपर क्वेश्चंस की बारी। डिसीजन मेकिंग चैप्टर पे हमारी डिस्कशन ख़त्म। अब हम पास्ट पेपर्स पे कुछ बात करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट इज़ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एंड पे इतना क्यों चले गए हम, इसकी वजह क्वेश्चन पर जाके देखते हैं जी क्या है। हाँ जी, इसकी वजह सामने नज़र आ गई। वजह यह है कि ये क्वेश्चन लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हमने पहले डिसीजन मेकिंग का एक सवाल कर लें जो लर्निंग कर्व पे बेस्ड है, और ये करने की एक वजह कि जो मैंने कहा था ना 2-4% की लर्निंग एरिया रह गया उसमें कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने के बाद लर्निंग कर्व के सारे एस्पेक्ट्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। कोई बात ऐसी नहीं रह जाएगी लर्निंग कर्व में जो एग्जामिनेबल हो और हमने कवर ना की हो क्लास में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो इससे काम ख़त्म होगा। क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड ब्रीफली डिस्क्राइब थ्री एरिया लर्निंग कर्व देते थे। ये थ्योरी का सवाल, इसको पढ़ लीजिएगा भाई, इसको छोड़ो। हम पार्ट बी पे आते हैं जिसमें कहा क्या जा रहा है जी, कंप्यूट द प्राइस दैट क्यूपीएल शुड कोट इन ऑर्डर टू अर्न अ मार्जिन ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ मार्जिन ऑफ 25% ही काफ़ी है। 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस लिखना ज़रूरी नहीं होता, मार्जिन प्राइस पे ही होता है, हमें पता है भाई। ठीक है, तो उसने कहा जी प्राइस बताइए 25% मार्जिन पे। मैंने आपको यही बताया था कि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट नॉर्मली हमारा रेलेवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ प्राइसिंग डिसीजन में ही टेस्ट हो रहा होता है। तो ये प्राइसिंग डिसीजन का सवाल, रेलेवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल जिसमें लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होना है। तो प्राइस चाहिए हमें 25% मार्जिन के ऊपर। लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर देखते हैं कैसे हम इसको वर्कआउट करते हैं। ये सवाल इसके साथ अटैम्प्ट नहीं लिखी हुई, इससे मुझे शक पड़ रहा है कि यह सवाल जो है शायद सीफैप के पास पेपर से अडॉप्टेड है। ठीक है, ये कैफ के पास पेपर में यह सवाल टेस्ट नहीं हुआ हुआ, बट अगेन अब हमारा सिलेबस है तो हमारे लिए ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड प्रोड्यूसेस plastic bodies of various appliances according to the customer's specification. It has received an order for supply of 10,000 plastic bodies of a washing machine. The supply is to be made within 30 days. 30 दिन में 10,000 plastic bodies supply करनी है। The following information is available. The QPL carries out प्रोडक्शन प्रोसेस इन बैचेस ऑफ 100 यूनिट्स। ये है जी वो बात जो एक रह गई थी हमारी सीखने को। प्रोडक्शन हो रही है 100 यूनिट्स के बैचेस में, हर यूनिट अलग-अलग नहीं बनता, बैचेस में प्रोडक्शन हो रही है। जब बेटा बैचेस में प्रोडक्शन आए ना
तो हमारा लर्निंग कर्व का फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। कैसे मॉडिफाई होता है? जब क्वेश्चन में प्रोडक्शन बैचेस में होने जा रही है तो आपकी पूरी थ्योरी जो है ना, इसमें बैचेस आ जाते हैं। जैसे व्हाट इज द एवरेज टाइम पर बैच इनटू बैच, sorry, x batch. X is the cumulative number of batches. A is the time taken for the first batch. इंडेक्स आगे ठीक हो गया। तो ये सारी कहानी बैच में शिफ्ट हो जाती है। सिर्फ इतना सा चेंज है। अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स में हो रही है तो फार्मूला सारा यूनिट के हिसाब से चलेगा। अगर प्रोडक्शन आपकी बैचेस में हो रही है तो सारी वर्किंग, सारी डिस्कशन बैचेस के लिहाज से होगी। ठीक है। तो अब मैं अगर दोबारा सवाल पे जाऊं तो वहां पे उसने मुझे कहा है कि हमारे पास 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर है और ये प्रोडक्शन बैचेस में होती है और एक बैच 100 का। तो भाई अब मुझे फिर 10,000 यूनिट्स का डाटा नहीं डील करना। मेरे कितने बैचेस बनेंगे टोटल? 10,000 बटा 100, 100 बैचेस। तो मैंने अब बात करनी है 10,000 यूनिट्स नहीं, 100 बैचेस। सारी कहानियां बैचेस में शिफ्ट कर देनी है मैंने कि जी मुझे 100 बैचेस की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है और फिर 100 बैचेस से मुझे प्राइसिंग का हिसाब बनाना है यहां पर। ठीक है। दिस इज द ओनली चेंज। ये एक लर्निंग जो रहेगी थी हमारी, वो सिर्फ यही है कि अगर प्रोडक्शन बैचेस में है तो आपने फिर यूनिट्स की बात ही नहीं करनी, आपने सब बातें बैचेस में करनी है। तो भाई मुझे 10,000 यूनिट्स नहीं, 100 बैचेस की कहानी बनानी है। मुझसे कहा गया है कंप्यूट द प्राइस। 10,000 यूनिट्स की प्राइस नहीं देनी, मैंने 100 बैचेस की प्राइस देनी है। ठीक है। अच्छा जी, हमें कहा गया जी बैचेस में प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच। अच्छा, ये भी इंडिकेशन होती है कि अभी कहानी बैचेस में चल रही है। आपको कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट नहीं दी गई, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच दी गई है। आपने अब ऐसा नहीं करना कि इसने कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच को आपने कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट बना लेना। नो, बैच में जब कहानी आ गई तो सारा फार्मूला चेंज कर देना, आपने सब कुछ बैचेस में बना लेना, बजाय इसको यूनिट में लेके जाएं। क्योंकि ए क्या होता है? कॉस्ट। ए होता है हमारा फार्मूला में टाइम टेकन बाय द फर्स्ट यूनिट। तो हमने फर्स्ट यूनिट की जगह जब उसने टाइम फॉर द फर्स्ट बैच दे दिया, इसका मतलब हमें फार्मूला अमेंड कर देना है। हमारा फार्मूला बैचेस के हिसाब से चलेगा। ए इज नाउ टाइम फॉर द फर्स्ट बैच और वाई इज द एवरेज टाइम पर बैच। ठीक है, कहानी बैच में चली जाती है। तो उसने कहा जी पहले बैच की जो कॉस्ट है वो कुछ ऐसे है। डायरेक्ट मटीरियल इंक्लूसिव ऑफ 10% इनपुट लॉसेस 1100 kg 66,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल रेट 200 घंटे 44,000। ओवरहेड एट नॉर्मल रेट 200 घंटे 30,000। It is estimated that due to learning curve effect, the completion of the first, second and third and fourth batch would require, पहले बैच पे लगेंगे 200 घंटे, दूसरे पे लगेंगे 180, 160, तीसरे पे 148, चौथे पे 140। ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ बैच का टाइम है। लर्निंग रेट उसने नहीं दिया, यहां से हमें लर्निंग रेट बनाना होगा। This learning effect would continue till the completion of 64 batches. Learning effect at various learning levels is एज अंडर। उसने लर्निंग इंडेक्स हमें दे दिया है। क्योंकि लर्निंग रेट उसने हमें बताया नहीं ना, हम लर्निंग रेट बनाएंगे और लर्निंग रेट से रेलेवेंट जो लर्निंग इंडेक्स है वो यहाँ से उठा लेंगे। वैसे तो हमें लर्निंग इंडेक्स कैलकुलेट भी करना आता है, लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में लर्निंग इंडेक्स हमें दे भी देता है। वो ना दे तो भी कोई मसला नहीं, दे दे सो बिस्मिल्लाह। It is estimated that after the completion of first 16 batches, material input losses would reduce from 10 to 6%. अच्छा, इसमें मटेरियल में भी वेस्टेज बदल रही है। QPL works a single shift of 8 hours per day. For above order, QPL can spare 8,000 direct labor hours. Overtime hours can be worked at 1.5 times the normal rate. During the overtime hours, overhead rate would be 1.25 the normal rate. Compute the price that QPL should quote. अच्छा, इसको जरा एक दफा वॉक थ्रू कर लीजिए सवाल को दोबारा, फिर हम इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 डिसीजन मेकिंग का चैप्टर। रीड द क्वेश्चन अगेन और फिर हम इस पे बात शुरू करते हैं।
अच्छा जी, मुझे रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द 10,000 बॉडीज़ या 100 बैचेस जो बनानी है और उसके बाद मार्जिन के साथ उसको प्राइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 27, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की कहानी है और इसके दो हिस्से होंगे, एक फर्स्ट 16 बैचेस और दूसरी होगी रिमेनिंग कितने 84 बैचेस। यहाँ से मुझे मटेरियल कॉस्ट मिलेगी। फिर मेरी आएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की कहानी, जिसमें कुछ मेरे आवर्स नॉर्मल रेट पे होंगे, कुछ मेरे आवर्स ओवर टाइम पे होंगे। इसके बाद मेरी कहानी आएगी ओवरहेड्स की, और ओवरहेड्स में भी कुछ ऐसी ही बात है, क्योंकि ओवरहेड हमारी लेबर आवर के बेसिस पे चार्ज होने हैं और उसने कहा कि नॉर्मल आवर्स का रेट फ़र्क होगा और ओवर टाइम आवर्स का रेट फ़र्क होगा। यहाँ से मुझे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब या ऑर्डर, और जब कॉस्ट आ गई तो यहाँ से मैं प्राइस बना पाऊंगा 20% मार्जिन के लिहाज से। प्राइस मेरी रहेगी इफ़ कॉस्ट इज़ ए 20% मार्जिन है जी, 25% मार्जिन है 25, तो ए 75 इंटू 100, ये मेरी प्राइस आ जाएगी। ठीक है, यही कहानी है ना हमारी। तो मुझे इस टेबल को भरना है, ये भर लिया तो ये मेरा जवाब है जो मुझसे मांगा जा रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मटेरियल की कॉस्ट की कैलकुलेशन है ना, उसमें जो आईकैप का सलूशन है उससे मेरा कुछ डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, तो मैं उस डिसएग्रीमेंट को हाईलाइट नहीं करता, पहले हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारी समझ के मुताबिक मटेरियल की कॉस्ट कैसे मेजर होनी चाहिए। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, एक, ये शायद हमारी बातें पहले कहीं शायद मेरा ख्याल है हो चुकी हैं, अगर नहीं हुई तो बताइएगा। कहीं हमने ये बात शायद डिस्कस की भी है कि जब मटेरियल आप किसी प्रोडक्शन में फीड करते हो और प्रोडक्शन के दौरान कुछ लॉसेज आ जाते हैं, आपने रॉ मटेरियल फीड किया प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन के दौरान कुछ रॉ मटेरियल ज़ाया हो गया और रिमेनिंग पार्ट ही सिर्फ फिनिश गुड का हिस्सा बना, यही होता है ना, रॉ मटेरियल ज़ाया हुआ और रिमेनिंग पार्ट फिनिश गुड्स का हिस्सा बना। माय क्वेश्चन इज, आपके एक यूनिट पे कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगा? Should it be based on gross quantity put into the process या net quantity that made part of the finished goods? Gross। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा सही आपने जवाब दिया। यही जवाब है कि भाई हमने मशीन में तो 100 किलो डाला, 100 में से अगर 10 किलो प्रोडक्शन के दौरान ज़ाया हो गया और फिनिश प्रोडक्ट में सिर्फ 90 किलो लगा, तो मेरी जेब से तो 100 किलो निकल गया ना। एक यूनिट बनाने में मेरी कॉस्ट पर यूनिट 100 kg ग्रॉस क्वांटिटी पे हम बेस करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई इसका मतलब ये क्या डाटा है? कॉस्ट, ये कॉस्ट का डाटा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है? ग्रॉस या नेट? कॉस्ट ग्रॉस पे होती है ना भाई, ये कॉस्ट का डाटा है तो ये ग्रॉस है। उसने कहा जी पहले 16 बैचेस में तो यही लॉस जो 10% का है ना, यही चलना है। पहले 16 बैचेस में 10% के लॉस के साथ यही कॉस्ट चलनी है। तो पहले 16 बैचेस की कहानी तो बड़ी आसान है। 66,000 इंटू 16 कितनी है जी पहले 16 बैचेस की कॉस्ट? 10,56,000। लीजिए जी, पहले 16 बैचेस की कॉस्ट तो 10,56,000, क्योंकि ये पहले बैच की कॉस्ट है जिसमें से 10% वेस्टेज हो जाती है। उसने कहा जी पहले 16 बैचेस में वेस्टेज तो यही रहेगी, लेकिन 16 बैचेस के बाद वेस्टेज चली जाएगी 6%। अभी हम डालते हैं 1100 इनपुट, 1100 में से 10% वेस्ट हो जाता है। मैं एक छोटी सी वर्किंग अगले के लिए बनाऊं, अगर हमारी करंट इनपुट है 1100 kg और करंट लॉस है 10% के हिसाब से 110, इसका मतलब करंट नेट क्वांटिटी क्या है? 990। और काका की हो गया,
1999 कितों काट दे उसे, 1100 में से 10 निकले तो क्या बचता है, क्या बचता है? 990, पक्की बात है जी, 990। तो हमारी करंट नेट क्वांटिटी 990 है, लेकिन ये चलनी है 16, ये कहानी है 16 बैचेस की। 16 बैचेस के बाद क्या होगा? क्या नेट क्वांटिटी बदल जानी है या लॉस बदलना है? लॉस बदलना है, नेट क्वांटिटी तो यही रहनी है भाई। पहले क्या होता था, पहले आप 100% फीड करते थे, इसका 10% लॉस हो जाता था, 90 बच जाता था। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आप 100 फीड करोगे, कितना लॉस होगा? 6 लॉस होगा, कितना बचेगा? 94। अब ये कहानी होने वाली। और हमने बात की कि भाई इसने तो नहीं बदलना, लेकिन होना क्या है, अब ये 90 नहीं, अब ये 94 है, और अब हमें फीड क्या करना है? 100। तो मेरी यहां से वर्कआउट कर लो भाई, मेरी रिवाइज्ड इनपुट क्या होगी? 990 बटा 94 इंटू 100, यही होगी? बोलो जरा। 1053, ये मेरी रिवाइज इनपुट होगी। और मेरी कॉस्ट पर केजी कितनी आ रही है? मल्टीप्लाई कर दो इसको कॉस्ट पर केजी से, तो मेरी कॉस्ट पर केजी है 66,000 ओवर 1100। कितनी जी? 66,000 ओवर 1100, 60। ये मेरी कॉस्ट पर केजी है। लीजिए जी, ये मेरी कॉस्ट पर बैच क्या बनेगी आगे से, फ्रॉम 17th ऑनवर्ड। कॉस्ट पर बैच क्या बन रही है जी? 1053 टू 60। 63180। ये ट्रिपल वन वाले कौन लोग हैं? कहाँ से निकाल लेते हैं ऐसे जवाब? वो तो नजर आ रहा है 1000 को 60 से ज़रब देनी है तो कुछ 60 के आसपास की फिगर आनी है। ये 1,11,000 का जवाब पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं। पर मैं फिर कहता हूँ कि हाथ क्यों नहीं कांपते, जबान क्यों नहीं लड़खड़ाती ऐसे जुमले बोलते हुए, ऐसी फिगर बोलते हुए जी। 63180 पहले बैच पे 66,000, 16 बैच तक यही। 16 बैच के बाद आपका लॉस कम हो जाना है, और लॉस की कहानी इज एक्सप्लेन्ड हियर कि पहले हम डाल रहे थे 100 केजी, 1100 केजी, जिसमें से 10% लॉस होता था और 90 हमारी प्रोडक्ट में जाता था। प्रोडक्ट में अभी 990 ही जाएगा भाई, लेकिन अब जो आप डालोगे उसमें सिर्फ 6% लॉस होगा और 94 प्रोडक्ट में जाएगा। तो भाई अब जाना तो 990 है, लेकिन 990 अब 94 है, तो 100 प्रोडक्ट में डालना क्या है? 990 ओवर 94 इंटू 100, ये प्रोडक्ट में डालना है। अब हमारी इनपुट 1100 नहीं होगी, हमारी इनपुट 1053 होगी। 60 रुपीज़ के हिसाब से ये हमारी कॉस्ट है। तो अब जनाब मल्टीप्लाई कर लो 63180 इंटू 84, कितनी है जी? 5307,120। लीजिए जी, ये मटेरियल कॉस्ट आ गई हमारी। इसका आंसर जो आई कैप ने दिया हुआ है बेटा वो गलत है। इस क्वेश्चन में जो वेस्टेज की ट्रीटमेंट, मटेरियल की वेस्टेज की जो ट्रीटमेंट है वो आई कैप की गलत है। ये सही तरीका है। मैं पहले भी कहीं ना कहीं आपसे ये बातें कर चुका हूँ, इस वक्त फिर मैंने इस क्वेश्चन में आपको डिटेल में एलैबोरेट कर दिया डाटा के साथ, परसेंटेजेस के साथ, कि हम कैसे वेस्टेज की एडजस्टमेंट से कॉस्ट को रिवाइज कर रहे हैं। वेस्टेज की एडजस्टमेंट के साथ हमने मटेरियल कॉस्ट को कैसे रिवाइज किया है। अच्छा जी, अब आ जाएं लेबर के ऊपर। लेबर में सबसे पहले मुझे लर्निंग रेट चाहिए। मैं एक वर्किंग 2 में सबसे पहले लर्निंग रेट लेना चाहता हूँ।
लर्निंग रेट हम कैसे निकालते हैं? अभी हमने निकाली थी एक्टिविटी 2 में। कैसे निकालते हैं? हम देखेंगे कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 यूनिट तो हमारा एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है, और जब हम प्रोडक्शन करेंगे 2 यूनिट्स तो हमारा एवरेज टाइम पर यूनिट क्या होगा। क्वेश्चन के डाटा से 2 से 4 पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1 यूनिट बना रहे हो तो एवरेज टाइम 200 है, 2 यूनिट बनाओगे तो एवरेज टाइम 200 जमा 160 बटा 2 180, और लर्निंग रेट यहां से आया 180/200, इट इज 90%। लर्निंग रेट 90%। ठीक है जी, ये वर्किंग 2 हमारी आ गई। हमें 2 से 4 पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन यहीं पे डबल होगी, 1 से 2 डबल होगी, 1 से 2 पे एवरेज टाइम देख लो, खत्म। 4 पे जाके दोबारा यही रेट निकालना है, जरूरत ही नहीं है उसकी। दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। लर्निंग रेट आ गया 90 जी। अच्छा जी, अब हमें टोटल कितने बैचेस का लेबर टाइम चाहिए? मुझे लेबर टाइम टोटल कितने बैचेस का चाहिए? टोटल 100 बैचेस का लेबर टाइम मुझे चाहिए। मैंने टोटल 100 बैचेस बनाने हैं। ये बैचेस क्या मेरे पहली प्रोडक्शन है या इनसे पहले भी मैं ये बॉडी बना चुका हूं? इस क्वेश्चन में एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोडक्ट हम इससे पहले भी बना चुके हैं। क्वेश्चन साइलेंट है। आगे हमें क्वेश्चन ऐसा नजर आएगा जिसमें एग्जामिनर कहेगा ये प्रोडक्ट आप पिछले साल भी कुछ बना चुके हो, तो इसका मतलब फिर हम ये सब्सिक्वेंट और ले लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये पहली लॉट है। ये हमारे 100 बैचेस, और कौन से 100 बैचेस हैं? फर्स्ट से 100 तक ये वाले 100 बैचेस हैं जिनका हमें लेबर टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉट होगी पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस पूरी प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व जारी रहेगी या लर्निंग कर्व रुकेगी? रुकेगी। कहां पे जाके? 64 पे जाके। इसका मतलब मुझे लेबर टाइम के 2 हिस्से करने हैं। लेबर आवर्स फॉर 1 to 64 एंड देन लेबर आवर्स फॉर 65th to 100th। यहां से मेरे टोटल लेबर आवर्स बनेंगे। 1 से लेकर 64 तक पहली लॉट के लेबर आवर्स, वो तो बड़ा आसान रहेगा। पहली लॉट पे, पहले बैच पे कितना टाइम लगना है? 200, और मुझे 64 बैच का एवरेज टाइम चाहिए। मेरा लर्निंग रेट 90 का इंडेक्स 0.152 इंटू 64, तो 64 बैचेस का टोटल टाइम आ गया। 64 बैचेस का टोटल टाइम 6802, ये 64 बैचेस का टोटल टाइम आ गया। अब मुझे रिमेनिंग जो 36 बैचेस हैं उनका टाइम चाहिए। रिमेनिंग 36 बैचेस का टाइम लेने के लिए मैंने 64th बैच का टाइम को 36 से ज़रब देनी है। ऐसे ही है जी, 64th बैच के टाइम को 36 से ज़रब देनी है। और 64th बैच का टाइम कहाँ से आता है? इट विल बी 6802 माइनस 63 बैचेस का टाइम, 263 माइनस 0.152 इंटू 63। लीजिए जी, यहां से 64th बैच का टाइम बता दो क्या है? 64 का टोटल टाइम माइनस 63 का टोटल टाइम, 64th का टोटल टाइम 90। लीजिए जी, यहां पे हम 90 फीड करेंगे। 90 इंटू 36, 3240 टोटल टाइम 10042। लेबर आवर्स 100 बैचेस के हमने मैयर किए। हमने सबसे पहले ये फैसला किया, हम जिन 100 बैचेस का लेबर टाइम जानना चाहते हैं, क्या वो हमारी फर्स्ट लॉट है या इससे पहले भी ये प्रोडक्ट हमने बनाई। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने अज्यूम किया ये पहले से लेके 100 तक के बैचेस हैं जिनकी बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जिन बैचेस का हमने लेबर टाइम बनाना है, क्या इन बैचेस की प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व चलती रही या रुक गई? तो आंसर इज लर्निंग कर्व 64 पे रुक जाती है। फिर हमने सीखा वह है लर्निंग कर्व जहां रुकती है वहां तक का टाइम अलहदा कर दो, 1 से लेकर 64 तक, और लर्निंग कर्व के आगे 65 से 100 तक का टाइम अलहदा कर दो।
तो 64 का टाइम टोटल 6802 और रिमेनिंग जो 36 बैचेस हैं 64 से आगे वो 64th बैच का टाइम इंटू 36। और 64th बैच का टाइम कैसे आते हैं? 64 बैचेस का टोटल टाइम माइनस 63 बैचेस का टोटल टाइम। ये 64th बैच का टाइम, 64th बैच का टाइम तमाम 36 बैचेस पे लगने हैं जनाब 10,042। ये टोटल लेबर आवर्स 100 बैचेस के। जी लर्निंग कर्व 4-5 नंबर तक की वर्किंग डिसीजन मेकिंग का सवाल में आती है। जैसे सवाल में ये जो वर्किंग हमने परफॉर्म की है लर्निंग कर्व की, ये सारी कहानी, मार्किंग स्कीम अवेलेबल नहीं है लेकिन होती तो 4 से 5 नंबर की ये कैलकुलेशंस होती हैं। आगे सवाल देखेंगे, हमें कैफ के सवाल भी देखेंगे, वहाँ पे हमें लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन नज़र भी आएगी, उसकी मार्किंग स्कीम को भी हम देख लेंगे, बट यहाँ पे मार्किंग स्कीम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जी जनाब, टाइम आपके पास आ गया। ये लेबर हमारी है टेम्परेरी। उसने कहा जी टेम्परेरी लेबर 8000 घंटे तो आप आसानी से स्पेयर कर सकते हो, मतलब हायर कर लोगे विदाउट एनी एडिशनल बर्डन। तो भाई 8000 घंटे जो हैं वो तो नॉर्मल रेट पे चले जाएंगे। नॉर्मल रेट इसका क्या है? 44,000/200। नॉर्मल रेट क्या है? 8000 घंटे तो 44,000/200 पे मिल जाएंगे। तो ज़रब दो, नॉर्मल आवर्स की लेबर कॉस्ट क्या बनी? 1.76 मिलियन। और जो बाकी बचे, मतलब हमें तो चाहिए था ना टोटल 10,042, तो बाकी बचे 2042, ये मिलेंगे ओवर टाइम पे। ओवर टाइम मिलेगा 1.5 गुना पे, ऐसे ही है जी। 220 का 1.5 गुना, ये आपका 220 बन रहा था ना भाई, ये आपका 220 बन रहा था, तो 220 का 1.5 गुना। हमें कहा गया है 8000 घंटे हम स्पेयर कर लेंगे लेकिन बाकी हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। नोट नंबर 4, कंपनी 8000 घंटे स्पेयर कर लेगी लेकिन बाकी ओवर टाइम होगा जो कि 1.5 गुना टाइम पे होगा। तो हमें जो टोटल टाइम चाहिए था उसमें से 8000 घंटे नॉर्मल 220 पे लग गए और जो बाकी 2042 बचा वो 1.5 गुना पे लगा। कितना बना? 6,73,860। सिमिलर अंदाज में ओवर टाइम में भी, और जो ओवरहेड है उसमें भी नॉर्मल आवर्स पे 8000 पे रेट कुछ और होगा, ओवर टाइम आवर्स पे रेट कुछ और है। नॉर्मल आवर्स का रेट क्या है? ओवर टाइम का रेट क्या है जी? नॉर्मल आवर्स का रेट, ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भाई क्लास चल रही है कॉस्ट की, आप कॉस्ट के स्टूडेंट हैं, सब्र करो, लाइन लग जाएगी इधर, ठीक है, सब्र करें, 2 मिनट सब्र करो। हाँ जी भाई, नॉर्मल रेट क्या चल रहा है? 30,000 डिवाइडेड विद 200, ये बना 150। तो जनाब 8000 150 पे 1.2 मिलियन, और बाकी जो टाइम है ओवर टाइम उसने कहा वो टाइम लगेगा 1.25 टाइम, मतलब 150 का 1.25। लीजिए जी, इस पे कितना टाइम लगा? इसी कितनी कॉस्ट लगी? 382875। लीजिए जी, यहां से आप ऊपर से शुरू कीजिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट। कितना बना जी? 10379,855। ये हमारी कॉस्ट आ गई, डिवाइड विद 75 इंटू 100, प्राइस आ जाएगी 13839807। लीजिए जी, ये हमारी प्राइस आ गई। और मैंने फिर बता दिया आपको, हमारा आंसर एग्जामिनर से टैली नहीं करेगा, सिर्फ
इस फिगर की वजह से। ये फिगर हमारी एग्जामिनर से मैच नहीं है, इसलिए हमारा आंसर एग्जामिनर से मैच नहीं करेगा। बाकी मेरा ख्याल है हमारी किसी फिगर में डिफरेंस राउंडिंग ऑफ के अलावा कुछ नहीं होगा। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट 100% अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एग्जामिनेबल चीज़ें थी उनको हमने कवर कर लिया। कुछ एक्टिविटीज़ हमने कल देखी, कुछ आज देखी, और एक आखिरी एस्पेक्ट जो बैचेस का कॉन्सेप्ट था वो इस सवाल से कवर हो गया। और बाय द वे एग्जामिनेशन में हमें ज़्यादातर सवाल बैचेस पे आता है, ज़्यादातर सवाल बैचेस पे आता है, और बैचेस यूनिट्स कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ आपको ख्याल रखना है जहाँ पे आपको टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट दिया गया हो तो यूनिट्स पे कहानी चला दो, जहाँ पे टाइम फॉर द फर्स्ट बैच दिया गया हो बैचेस पे कहानी चला दो। ठीक हो गया? सिर्फ ये आपने अलर्ट होना है, इसके अलावा यूनिट्स बैचेस की कोई कहानी में फ़र्क नहीं है। जी, कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब हमारी शुरू हो चुके हैं। डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लर्निंग कर्व के मजीद सवाल भी हमारे सामने आएंगे मे भी, लेकिन थोड़ी ब्रेक के बाद। अब ये चलते रहेंगे। अब हम कभी लिमिटिंग फैक्टर करेंगे, कभी मेक और बाय करेंगे, कभी लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय करेंगे इन डिफरेंट। इसके अलावा कुछ जेनेरिक डिसीजन मेकिंग का सवाल भी आएंगे जो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे ये कौन सा सिनेरियो है। ऐसे सवाल भी हमें आते हैं डिसीजन मेकिंग में जो हमारे लिए मुश्किल होता है, ये कौन सा सिनेरियो मेक और बाय है, फर्दर प्रोसेसिंग है, ट्रेस नहीं होता, तो उनको भी डील करना हम सीखेंगे। भाई ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। कल मिलेंगे मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।